तो हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, मेरी जो वीडियो है दोस्तों वो रोटेशन वाइज आती है और मैं लगातार आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लास रोटेशन वाइज ला रहा हूँ। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। 20 MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, है ना। और आपका एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरणों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है डी टेरा, रॉबर्ट ब्रूस फुट, विलियम किंग या CL कार्लाइल। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर कीजिएगा। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। आइए इसका पूरे डिटेल देखते हैं। देखिए, डिटेल काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। देखिए, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। ठीक है, वे कौन थे? वे ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1863 में मद्रास, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास के पास पल्लवरम में पहला पाषाणकालीन हस्त कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स खोजा था। आई बात समझ में? उनकी खोज को भारत में प्रागैतिहासिक अनुसंधान की शुरुआत माना जाता है, इसलिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन पूरे डिटेल में दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए, अगला क्या है? अगला है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ईंटों का नाप या अनुपात, है ना, क्या था? 1 2 4, 1 2 3, 1 3 5 या 1 2 4, 1 2 5। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ईंटों के नाप का अनुपात क्या था? तो 1:2:4 था। ठीक है, यानी अगर ऊंचाई 4 लिया जाए तो चौड़ाई 8 और लंबाई कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ईंटों के नाप का अनुपात 1:2:4 था। आई बात समझ में? और यह अनुपात पूरे हड़प्पा क्षेत्र में ही पाया जाता है, जो एक मानकीकृत निर्माण तकनीकी का संकेत भी देता है। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या असत्य है? मौद्रिक अर्थव्यवस्था का प्रचलन था, कृषि मुख्य व्यवसाय था, ऊन, सन, रेशम वस्त्रों का प्रचलन था, विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। क्या असत्य है? मौद्रिक अर्थव्यवस्था का प्रचलन था, यही कथन गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय था। आइए पूरा डिटेल में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। लोहे के उपकरणों के उपयोग से कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, जिससे लोगों का जीवन स्थिर हो गया था। ऊन, सन, रेशम वस्त्रों का प्रचलन था। इस काल में ऊन, सन से बने वस्त्रों का उपयोग प्रचलित था। रेशम का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में बदलाव आया। इंद्र और अग्नि जैसे ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया, जबकि ब्रह्मा जो कि सृष्टिकर्ता थे, विष्णु जो कि संरक्षक थे और शिव संहारकर्ता जैसे देवता प्रमुखता से उभरे थे। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की गई थी तिरुवल्लुवर द्वारा, परशुराम द्वारा, मामूलनाथ द्वारा या अगस्त्य द्वारा। प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई थी। देखिए, प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। ठीक है, और यह संगम मदुरई में आयोजित किया गया था, जिसमें देवताओं और ऋषियों ने भी भाग लिया था। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है जैन मुनियों को काल क्रमेण सजाइए। जैन मुनि या जैन तीर्थंकर यहां पर कह सकते हैं। तो जैन तीर्थंकरों को काल क्रमानुसार यहाँ पर सजाना है। भद्रबाहु यहाँ पर तीर्थंकर नहीं है, ठीक है, तो इन व्यक्तियों को आपको काल क्रमानुसार सजाना है। ठीक है, सबसे पहले ऋषभदेव, ठीक है, सबसे पहले ऋषभदेव नंबर 2, ठीक है। उसके बाद पार्श्वनाथ यानी नंबर 1। इसके बाद कौन आते हैं? महावीर आते हैं। महावीर चौथा और भद्रबाहु सबसे बाद में आते हैं, ठीक है, यानी तीसरा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 4 3। सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऋषभ देव की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ की यहां पर बात कर लिया जाए तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। महावीर ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, भद्रबाहु की बात कर लिया जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और उन्होंने कल्प सूत्र की रचना की थी, जिसमें महावीर सहित जैन तीर्थंकरों की जीवनी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, अगला कर लीजिए। IAS 1992 का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह कथन अशोक के किस अभिलेख से मिलता है? स्तंभ लेख 6, शिलालेख 7, कलिंग लेख, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह कथन अशोक के कलिंग लेख में मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अशोक का यह कथन है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, कलिंग लेख से मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय
परिवर्तन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने यह कथन को जारी किया था। इस अभिलेख के माध्यम से उन्होंने कलिंग के लोगों के प्रति एक पिता की तरह व्यवहार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। कलिंग लेख कहाँ पर मिलता है? उड़ीसा के धौली और जौगढ़ में मिलता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के समय संपन्न हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में संपन्न हुई थी? तो आप सभी जानते होंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पहले तो जान लीजिए कि पहली शताब्दी में हुई थी और कश्मीर के कुंडलवन में यह आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अशोक, कालाशोक और अजातशत्रु ऑप्शन में है, तो ऑप्शन को भी हम पूरी डिटेल में देखेंगे। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी और अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट कर लीजिए। गुप्त काल में सार्थवाह कहा गया है ग्राम प्रमुख को, नगर प्रमुख को, व्यापारिक समूह के मुखिया को, व्यापारियों के मुखिया को। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यापारिक समूह के मुखिया को सार्थवाह कहा गया है। ठीक है, सार्थवाह किसे कहा गया है? व्यापारियों के काफिले के प्रमुख को कहा जाता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाते थे। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अगला कर लीजिए। साहित्यक अभिरुचि वाले किस वकाटक नरेश ने प्राकृतिक काव्य ग्रंथ सेतुबंध की रचना की थी? दामोदर सेन, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम या पृथ्वीसेन प्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की थी। देखिए, प्रवरसेन द्वितीय जो कि एक वकाटक नरेश थे, प्राकृत काव्य ग्रंथ सेतुबंध की रचना की थी। वे दामोदर सेन के नाम से भी जाने जाते थे। अगला कर लीजिए दोस्तों, अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के प्रतापी शासकों में था। इसने किसे परास्त कर सत्ता प्राप्त की थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मंगलेश, कृतिवर्मा, विक्रमादित्य या पुलकेशिन प्रथम? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश को पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य वंश के प्रतापी शासकों में था। इसने किसे परास्त कर सत्ता प्राप्त की थी? मंगलेश, कृतिवर्मा, विक्रमादित्य या पुलकेशिन प्रथम? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश को परास्त कर इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश को परास्त किया था और सत्ता प्राप्त कर ली थी। मंगलेश की मृत्यु के बाद पुलकेशिन ने उत्तराधिकारी युद्धों में प्रतिद्वंदियों का सामना किया और चालुक्य वंश में अपनी शक्ति स्थापित की थी। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला सवाल क्या है? गोविंद तृतीय के बाद अमोद वर्ष अगला राष्ट्रकूट शासक हुआ। इसने किस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था? शैव, बौद्ध, जैन या शाक्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था। देखिए, गोविंद तृतीय के बाद अगला शासक कौन बना? अमोद वर्ष पर। इसने जैन धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था। अमोद वर्ष की यहाँ पर बात कर लिया जाए
तो प्रथम दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, वह स्वयं एक विद्वान थे और उन्होंने कन्नड़ में कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की यहाँ पर उन्होंने रचना कर दी। उनके दरबार में जैन विद्वान रहते थे, जिनमें कौन कौन थे? आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन थे, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य थे और अमोद वृत्ति के लेखक सक्तायन थे। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है चोल राज्य की शिक्षा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मंदिर संस्कृत की औपचारिक शिक्षा के केंद्र थे। शिक्षा जैन तथा बौद्ध विहारों में दी जाती थी। राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में शिक्षा दी थी, या इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी सभी कथन सही पाए गए हैं। देखिए, मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। मंदिर क्या थे? शिक्षा के केंद्र थे। चोल काल में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। यहाँ संस्कृत भाषा और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा जैन तथा बौद्ध विहारों में दी जाती थी। उस समय जैन और बौद्ध विहारों में भी शिक्षा दी जाती थी। राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में भी शिक्षा दी जाती थी। राज्य द्वारा भी शिक्षण संस्थानों को संरक्षण दिया जाता था। चोल शासकों ने शिक्षा और विद्वानों को प्रोत्साहित किया था। आई बात समझ में? चलिए अगला क्या है देख लीजिए। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। परमार, प्रतिहार, गढ़वाल या चौहान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहार। देखिए, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रतिहारों को दिया जाता है। प्रतिहारों ने 8वीं से 11वीं शताब्दी तक उत्तर भारत पर शासन किया और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए अगला कर लीजिए। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में दो पक्ष थे, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। इस संघर्ष में तीसरे पक्ष ने, कौन से तीसरे पक्ष ने भाग लिया था? पाल, गढ़वाल, सेन या चंदेल? तीसरा पक्ष आपको पाल वंश ने भाग लिया था। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघर्ष में तीसरा पक्ष पाल शासक थे और यह संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल राजवंशों के बीच हुआ था। चलिए अगला कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अलबरूनी, वैहाकी, उतबी, उपयुक्त सभी? तो महमूद गजनवी के साथ आने वाले सभी थे। अलबरूनी भी आया था, वैहाकी भी आया था और उतबी भी महमूद गजनवी के साथ ही आया था। अलबरूनी महमूद गजनी के दरबारी विद्वान के रूप में भारत आया। उतबी या महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था और उसने किताब उल यामनी की रचना की है। बैहाकी की बात कर लिया जाए तो यह गजनी दरबार में एक अन्य विद्वान था और उसने तारीख-ए-सुबुक्तगीन की रचना की है। अलबरूनी ने किसकी रचना की है? किताब उल हिंद की रचना की है। किताब उल हिंद की यहाँ पर रचना की है। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में मुख्यतः किस जाति के लोग शामिल थे? तुर्क, अफगानिस्तान, पठान या राजपूत? देखिए, सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में मुख्यतः तुर्क जनजाति के लोग ही रहते थे। सल्तनत काल में अमीर वर्ग में मुख्यतः तुर्क लोग
शामिल थे। इन शासकों का उदय मध्य एशिया के तुर्की लोगों के भारत आगमन के साथ ही हुआ था। हालांकि समय के साथ अमीर वर्ग में अन्य जाति समूह भी शामिल हो गए हैं, जैसे कि ईरानी, अफगानी और कुछ भारतीय मुसलमान भी थे। फिर भी शुरुआती और अधिकांश सल्तनत काल में तुर्कों का ही वर्चस्व रहा था। अगला कर लीजिए दोस्तों। अगला है बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुआ था? शिहाबुद्दीन अहमद, गयासुद्दीन, तामताम, शमसुद्दीन दाऊद या ताजुद्दीन फिरोज। देखिए, बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर शिहाबुद्दीन अहमद ने स्थानांतरित की थी। ये बहमनी राज्य की राजधानी पहले कहाँ थी? गुलबर्गा थी, जो कि गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, किसने किया था? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। इसे अहमद वली शाह के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 1425 में यह स्थानांतरण किया, क्योंकि बीदर भौगोलिक रूप से अधिक रणनीतिक स्थान पर था और उसकी जलवायु भी गुलबर्गा से बेहतर थी। राजधानी बदलने के बाद उन्होंने बीदर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मुहम्मदाबाद कर दिया था। चलिए अगला कर लीजिए दोस्तों। अगला है निम्नलिखित सूफी संतों में किसने स्वयं को अनलहक यानी ईश्वर हूँ घोषित किया था? रबिया, मंसूर बिन हल्लाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या अपिक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंसूर बिन हल्लाज ने मैं ईश्वर हूं यानी अनलहक घोषित किया था। ठीक है, सूफी संत मंसूर बिन हल्लाज को स्वयं अनलहक घोषित कर दिया था। अल्लाह का अर्थ क्या है? मैं सत्य हूं या मैं ही ईश्वर हूं। उनकी इस घोषणा को इस्लाम में इस निंदा माना गया, जिसके कारण उन्हें 922 ईस्वी में अब्बासी खलीफा के आदेश पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर द्वारा दक्षिण में जीते गए राज्यों में कौन सा असत्य है? खानदेश, अहमदनगर, बरार, बीजापुर। अकबर ने बीजापुर को कभी भी नहीं जीता था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अकबर ने खानदेश, बरार और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को जीता था, लेकिन बीजापुर पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सका और यह उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था। तो सारी बातें समझ में आ रही है ना मित्रों? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठने वाला राजकुमार कौन था? आजम, मुअज्जम, कामबख्श या अकबर। देखिए, आजम, मुअज्जम और कामबख्श, ठीक है, कामबख्श ये तीनों भाई थे, लेकिन इन दोनों भाइयों को हराकर मुअज्जम गद्दी पर बैठता है। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम के नाम से इसे ही शाह ये बेखबर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठने वाला राजकुमार कौन था? मुअज्जम था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद मुअज्जम ने अपने भाई आजम और कामबख्श को हराकर यह उपाधि धारण कर ली थी। दोस्तों, हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।